जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तो ये गूगल आपके पास एक मेन पेज है गूगल का। इधर आप लिखेंगे IRIS। तो IRIS जब 2.0 लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आयरस का मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आयरस 2.0। जब आयरस 2.0 ओपन होगा तो ये सामने आप लोगों के आ रहा है। यहाँ पर एक वार्निंग का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड में पर मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, इसको हम लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक नेम आ जाएगा कि जिस नेम से हमारा अपना लॉगिन बना हुआ है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डिक्लेरेशन का बटन बना हुआ है। डिक्लेरेशन की जो टैब है इसको ओपन करेंगे। इसमें राइट साइड पे हमारे पास डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। आपने सेकंड टैब को ओपन करना है। सेकंड टैब ओपन करने के बाद ये सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इसको आप ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 2023 और 2023 का कंप्लीट टाइम देकर कंटिन्यू कर दें। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाता चलूँ कि अब मुझे नहीं पता कि ग्रास इनकम कितनी है। तो ग्रास इनकम का मैंने आपको एक्सेल के थ्रू समझाया था। अब एक्सेल के थ्रू मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। मैं ये चेक करूँगा कि मेरा जो टैक्स है वो कितना है पेएबल, और उसके बाद इसकी जो ग्रास है वो कितनी बन रही है। सपोज मेरा जो टैक्स है वो बन रहा है 2325 रुपये। तो मैं यहाँ पर इस जगह पे चूंकि 15,000 से कम है तो 2325 में लिखूंगा, और जब एंटर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये कि आपकी जो अमाउंट बन रही है वो 6,93,000 आपकी टोटल ग्रास इनकम बन रही है। ये ग्रास इनकम मैं कहाँ पुट करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ। जिनका जो पेएबल टैक्स 15,000 से ज़्यादा बनता है वो यहाँ पर अपनी अमाउंट पुट करेंगे, तो उनकी यहाँ पर ग्रास इनकम आ जाएगी। इस ग्रास इनकम को आपने कहाँ दर्ज करना है, तो जब आप ये मेन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला खाना है पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन। जो आपकी पूरे साल की पे बन रही थी 6,93,000 रुपये, वो यहाँ पर एंटर करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको सेव कर दें, ठीक है। अब आपकी जो अमाउंट थी वो यहाँ पर जमा हो गई। अब हमने जाना है टैक्स। टैक्स हमारा हमें पता है कि हमारा टैक्स कितना है। अब टैक्स जब हम अपनी पे स्लिप ओपन करेंगे उसमें पहली अमाउंट लिखी होगी पेएबल टैक्स, दूसरी अमाउंट लिखी होगी टैक्स एडजस्टेबल टैक्स या टैक्स कलेक्टेड, तीसरी अमाउंट होगी एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो सबसे पहले टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपने लिखनी है, टैक्स रिडक्शन। अगर आपको नहीं पता कि मेरी इस अमाउंट पे कितनी टैक्स रिडक्शन बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टैक्स रिडक्शन किन किन को अलाउ है। ये टैक्स रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है रिसर्चर्स को अलाउ है। ये टैक्स रिडक्शन मैं बता रहा था कि इसातिज़ा कराम को जो है वो अलाउ है। और इसमें आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितनी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो अब आपको नहीं पता कि मेरी इस पे कितनी अमाउंट जो है वो मुझे इसकी रिडक्शन मिली है, तो आप एक बड़ी अमाउंट लिख कर कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपको आपकी तनख्वाह के मुताबिक जितनी आपकी पूरे साल की ग्रास इनकम बनती है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली रिड्यूस करके दे देगा। अब हमें याद होना चाहिए कि हमारी जो है टैक्स टोटल कटौती कितनी हुई है। अब हमें ये भी नहीं पता कि हमारी पूरे साल की टैक्स की कितनी कटिंग हुई है। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर टैक्स रिडक्शन रिकन्सिलिएशन ऑफ अमाउंट। जब रिकन्सिलिएशन ऑफ अमाउंट में जाएंगे तो जहाँ पे 9100 लिखा हुआ है, 9200 में हमारे पास एक अमाउंट लिखी हुई आएगी। वो अमाउंट हमारी जो है
ये अमाउंट हमें बता रही है कि आपके पास जो है इसके नीचे जो ये सामने वैल्यू लिखी हुई है 1744, ये अमाउंट आपका टैक्स है जो आपका काटा गया है पूरे साल में 1744। अब आप जाएंगे एडजस्टेबल में, ये जो अमाउंट है 92001744, इससे आप एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और 149 के सामने जो टैक्स कलेक्टेड वाली टैब है इसमें आप लिख देंगे 1744। अब इसको कैलकुलेट करके आप सेव कर दें। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है आपकी उसमें जो टैक्स डिडक्शन है वो होती है, और जो टैक्स कलेक्टेड होता है दरमियान वाली टैक्स वाली जो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। वो एडजस्टेबल टैक्स आपने यहाँ लिखना है। अगर नहीं समझ आती तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हमने जाना है टैक्स के बाद नेक्स्ट हमारा है, हमने जो मूव करना है वो अपनी वेल्थ या एसेट्स के बारे में बताना है। यहाँ पर आप लोग देखें तो आपके सामने एक वेल्थ स्टेटमेंट आ गई है। वेल्थ स्टेटमेंट के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज आ रही है। तो सबसे पहले आपने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स को ओपन करना है। अब अगर आपने इससे पहले कोई प्रीवियस में कोई चीज़ें की हुई हैं तो ठीक, नहीं की हुई तो अब हम कुछ उसको लिखेंगे। उससे पहले आपने बताना है कि इस साल मेरे ये जो लिखा हुआ है ना 7031, इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पर अपनी वो तनख्वाह लिख देनी है 6,93,000 जो आपने वहाँ पर बताई थी। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने उसे बताना है कि मेरे एसेट्स कितने हैं। अब हम जाएंगे एसेट्स। आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप इसको जमा करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे कि किस जगह पर है, कितने एकड़ है, कितने कनाल है, वो लिख के आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो इस टैब में उसकी कीमत लिखेंगे। इसी तरह आपका कोई घर है, आपका कोई प्लाट है, आप यहाँ पर ऐड करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू मीन कितने मरले है उसके बारे में डिटेल लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो नीचे यहाँ पर उसकी आप क्या करेंगे अमाउंट दर्ज करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और इक्विपमेंट्स हैं, कोई सामान पड़ा है जो आप जो है बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स आपने रखी हुई हैं, उनकी कीमत आपकी 10 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे आपका बैंक अकाउंट आता है, इधर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड लाजमी कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर देना है और नीचे उसके बारे में डिटेल दे देनी है कि कहाँ पर है, और 30 जून 2023 को उसमें अमाउंट कितनी थी वो बता दें। इसके बाद आपके पास कोई गाड़ी मोटरसाइकिल है तो आपने उसके बारे में भी यहाँ पर प्लस लिख के ऐड कर देना है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उसकी डिटेल बता देनी है कौन सा मॉडल है, और फिर उसके बाद उसके सामने यहाँ पर अमाउंट। प्रीशियस पोजेशन में आपने प्लस करना है, तो गोल्ड वगैरह है तो आपने गोल्ड लिख देना है ऊपर, और नीचे कितने उसकी डिटेल लिख देनी है कि कितने तोला है, तो वो लिखने के बाद यहाँ पर उसकी कीमत लिख देनी। इसके बाद घरेलू सामान है आपका, वो हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैं यहाँ पर 3 लाख लिख रहा हूँ। ऊपर वाली वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखी, अब नीचे वाली वैल्यू है तो लिख दी। पर्सनल अब आइटम्स आपके वो आइटम जो आपके अपने आइटम्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि सपोज 30,000 हैं, 40,000, जितने आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। आपका मोबाइल है, आपके घर आपका अपना कुछ सामान वगैरह है। कैश नॉन बिजनेस में आप यहाँ पर लिखेंगे कि कैश इन हैंड। सपोज आपके पास कैश इन हैंड है 45,000, तो आप 45,000 लिखेंगे और कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर एनी अदर एसेट्स, आपके पास कोई और मुख्तलिफ एसेट्स हैं, कोई ज्वेलरी है, कोई बैंक बैलेंस है, या फिर कोई और आपके पास किसी तरह का भी एसेट है तो उसको आप यहाँ पर दर्ज करें। तो ये आपने सबसे पहले रिकन्सिलिएशन में अपनी अमाउंट दर्ज की थी, और अब आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने एसेट्स जब ऐड किए हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपके इस साल के एसेट्स आ चुके हैं 3,75,000। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये 3,75,000 आपने पिछले साल में ही पूरे किए हैं। हम कहते हैं नहीं, इससे पहले मेरे पास तकरीबन 2.5 लाख का जो सामान था वो पहले मौजूद था, तो मैं यहाँ उसे लिख दूंगा कि पिछले साल जो मेरा
ईयर 2022 था, उसमें मेरे पास 2,50,000 मौजूद थे। मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नीचे नजर आएगा कि मेरे पास 5,68,000 रुपए ऐसे हैं जिनकी डिटेल अभी मैंने यहाँ पर लिखनी है। ये वो 5,68,000 हैं जो आपने पूरे साल में खर्च किए। अब आपने जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस वाले में। पर्सनल एक्सपेंसेस वाले में आपने यहाँ पर देखा रेंट का घर है आपका, तो वहाँ पर रेंट लिख दें। आपने टैक्सेस जो दिए हैं वो लिख दें। अगर आपने गाड़ी लिखी है तो उस गाड़ी की जो है वो मेंटेनेंस लिख दें। ट्रैवलिंग आपकी कितनी है, मैंने कहा कि मेरी साल की तकरीबन 35,000 ट्रैवलिंग। बिजली का बिल तकरीबन मेरा 42,000 साल का आया हुआ है, वो मैंने लिख दिया। वाटर का बिल आ रहा है तब उसकी अमाउंट लिखें। गैस का बिल आ रहा है तब इसकी अमाउंट लिखें। अगर गैस घर नहीं लगी हुई, चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं तब ना लिखें। टेलीफोन अगर लगा हुआ है घर का तो पीटीसीएल उसकी अमाउंट लिखें, नहीं लगा हुआ तो ना लिखें। मेडिकल का खर्चा, अगर कोई खर्चा हुआ है, कोई ऑपरेशन कोई इस तरह का, तो फिर उसकी बड़ी अमाउंट है तो वो लिख दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साल का तकरीबन 15 से 20,000 रुपया हमारा लग जाता है बुखार इस तरह की सूरत हाल। तो मैंने लिखा कि 15,000 मेरा उस पर खर्चा हुआ। अगर आपने अब इसके बाद एजुकेशन है, आपके बच्चे हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन पे फीस पे तकरीबन कितना खर्चा आता है वो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आप खुद एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तब भी जो अमाउंट आपकी सेमेस्टर वाइज साल की दोनों सेमेस्टर की होती है तो वो आप लिख दें। मैंने कहा कि मेरी तकरीबन 1,20,000 बच्चों की सालाना फीस बनती है, वो मैंने लिख दी। तो यहाँ पर आपकी जितनी तकरीबन बनती है वो लिख दी। फिर इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद अब आप फिर रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में चले जाएं। अब आप नीचे जाकर देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर 3,56,000 रुपए नजर आ रहे हैं माइनस। ये वो अमाउंट है जो अभी तक आपने यहाँ पर जस्टिफाई नहीं की। अभी फिर हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में, और पर्सनल एक्सपेंसेस में जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अदर हाउस होल्ड इफेक्ट्स, तो 3,56,000 मैं वहाँ दर्ज कर दूंगा कि मेरे बाकी घरेलू जो अखराजात हैं वो 3,56,000 में हुई है। ये मोबाइल का खर्च भी है, ये आपके खाने पीने के अखराजात भी हैं, ये बच्चों की गाड़ी के अखराजात भी हैं। तो ये मिसलिनियस हैं जितने आपने खर्च किए। जब आप इसको ओके करेंगे तो साथ आप लाजमी तौर पर सेव भी करेंगे। सेव का मतलब है कि आपने जितना यहाँ पर काम किया है वो आप, बिजली चली जाती है, इंटरनेट चला जाता है, तो वो यहाँ पर सेव रहेगा। अब जब आप रिकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे वहाँ पर ज़ीरो अमाउंट है। ज़ीरो का मतलब है अब आपके पास कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसकी आपने जस्टिफिकेशन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने सबमिट करना है। सबमिट से पहले अगर आपको पिन कोड याद नहीं है तो यहाँ से ये जो कार्टून सा बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, चेंज पिन कर दें। अपनी मर्जी का कोई 4 हिस्सों का पिन रख देंगे। मैंने 1 2 3 4 रख दिया। जब 1 2 3 4 रख के ओके करूँगा तो चेंज पिन का मेरे पास आ जाएगा कि चेंज पिन सक्सेसफुल। अब मैं सबमिट पे जाऊँगा। सबमिट पे जाने के बाद एक मेरे सामने एक टैब सी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस जगह पे मैं 1 2 3 4 लिखूंगा, और जब 1 2 3 4 लिख के मैं इस रेड बटन को दबाऊंगा तो सबमिट हो जाएगा। आपका ये टोटल काम है। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।